हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई भी आपकी चल रही, अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम रोज़ का रोज़ नज़दीक नज़दीक आता जा रहा है। तो एक नॉलेज साइंस बाय शिवम सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स की डिमांड पर दूसरा स्टूडेंट्स कई बार मैसेज कर रहे थे कि सर जो सेकंड पेपर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कब आएंगे। तो इंतज़ार खत्म और आज फाइनली वो वीडियो आ गया। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो लाने से पहले उसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, इस वजह से 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। बट कई बार क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि 2 दिन बाद आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि 3 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो बता दूं उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं और तुरंत आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, उसका हमको यूज करना चाहिए। फीचर ये है कि उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जिस चैनल को जानते हैं हम कि ये चैनल हमारे लिए यूज़फुल है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सीधे से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन दिखता है, उसको प्रेस करके उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो अगर वो चैनल डालता है तो तुरंत आपको जानकारी हो जाती है कि हाँ इस चैनल पर ये वीडियो आ गया है। बाद में आप उसको किसी भी समय देख लेंगे, लेकिन कम से कम जानकारी हो गई, जिस समय टाइम मिलेगा उस समय देख लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का। तो क्योंकि अभी देखिए इसमें हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 13 मार्क्स की आएगी और उसका नाम है प्रकाशिकी। तो अगली जो यूनिट है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, या फिर जो भी अगली यूनिट्स हैं उनके वीडियोस आएंगे, लेकिन आपको पता चल जाए कि कब वीडियो आ रहे हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत ही पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ गया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले क्या कि हम पहली चीज़ तो बता दें कि यूनिट्स मतलब कितनी यूनिट्स हैं आपके सेकेंड बुक में। तो बता दूं कि इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। और कुछ बुक में ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10 करके दे सकता है, और कुछ में ये देगा कुछ मतलब 1, 2, 3, 4, 5 करके। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पहली यूनिट है प्रकाशिकी, और जो प्रकाशिकी यूनिट है वो आएगी 13 मार्क्स की। देख रहे हैं, ये 13 मार्क्स की यूनिट आएगी और इस यूनिट पर हमको फोकस करना है बहुत ध्यान से। लेकिन समस्या ये है कि ये यूनिट बड़ी बहुत है, तो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और शुरुआत के 6-7 महीने इसी यूनिट पर वो लोग फोकस करते करते गुजार देते हैं। बाकी जो यूनिट्स बची उनका तो भगवान ही मालिक है फिर। तो एक्चुअली होता ये है कि वो उन चीज़ों पर टाइम लॉस करते हैं जहाँ ज़रूरत ही नहीं टाइम लॉस करने की। क्योंकि अब लेकिन अब ये है कि गाइडेंस नहीं है किसी का, तो टाइम लॉस हो रहा है। और यही यही तो हमको स्ट्रैटेजी को ध्यान देना है ना, इसी स्ट्रैटेजी की तो मैंने बात किया था, किसी पर हमको फोकस करना है। तो फिलहाल हमारे कोर्स में 6 मतलब यूनिट 1, 2, दूसरी है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, और तीसरी यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, और चौथी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो मेरी फेवरेट यूनिट है ये वाली, और ये है यूनिट 5 संचार व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल हम अब देखें, सीधे पहुँचे यूनिट फर्स्ट पर। तो यूनिट फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ गई है और देखिए इसमें से क्या पढ़ने हैं, क्या जो इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके यूनिट फर्स्ट में जो कि 13 नंबर की आएगी, उसमें क्या है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर्स में से हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं 9 चैप्टर्स में परेशान रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको 9 के 9 चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि देखिए शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, पहले जैसे जो पहले यूनिट पर चैप्टर उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता आपके एग्जाम में, क्योंकि ये 10th का टॉपिक है और ये केवल नॉलेज के लिए दिया गया है। कोर्स में है लेकिन नॉलेज के लिए दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्णांतरिक परावर्तन है। तीसरा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस है। चौथा है प्रिज्म
के प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण करके है। 5वां है प्रकाशिकी यंत्र। तो ओवरऑल हम 5 चैप्टर की एक साथ बात करेंगे कि इन 5 चैप्टर्स में मिला के क्या पढ़ना है। तो देखिए पहले चैप्टर से जब आपके पास टाइम मिले तो नॉलेज के लिए जो भी पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, बाकी परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरे चैप्टर्स में हमको क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन है। दूसरे चैप्टर में पढ़ना है ये। दूसरे चैप्टर में हमको केवल क्या करना है कि एक न्यूमेरिकल आता है WNG इक्वल टू ANG अपान ANW करके, यानी जिसमें वो जल का अपवर्तनांक मान लीजिए दे दिए 4/3, तो कांच के सापेक्ष वायु का ज्ञात कीजिए, कांच के सापेक्ष जल का ज्ञात कीजिए। ऐसा 10th में आपने लगाया होगा क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कभी कभी बाई चांस इसको दे देता है। न्यूमेरिकल्स वो ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या फिर कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी दे देता है। तो केवल यहाँ से हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ठीक है, केवल न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं। और उसके बाद सीधे पहुंचना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं है नहीं, जैसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि सूरज डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारी समझ गए होंगे आप, तो इनको देख लेना है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसको जरूर तैयार कर लेना है, एक डेरिवेशन है और यहाँ से इन 5 चैप्टरों में से ये पूछता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो उस सूत्र का निगमन करना है, उस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन करना है पतले लेंस के लिए। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना इन 5 चैप्टरों में, जो जितना दिया वो जितना तैयार करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कोई मतलब नहीं टाइम लॉस करने का। तो चौथा, संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, इसका भी डेरिवेशन कर लेना है। 5वां है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और इस पर आधारित घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उस पर आधारित घटनाएं, और प्रकाश का प्रकीर्णन और इस पर आधारित घटनाएं पढ़ लेना है। अगला एक और डेरिवेशन यहाँ से तैयार करना है, 6 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये डेरिवेशन दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या करना है कि इस डेरिवेशन को आपको फॉर्मूला में दिया होगा बुक में, इसको हमको इसका डेरिवेशन कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूँ कि पतले लेंस के लिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और संपर्क में रखे 2 लेंसों के तुल्य फोकस दूरी, तो 2 क्वेश्चन तैयार करने के अलावा और फोकस करना ही नहीं है, 1 से लेकर 4 चैप्टर्स तक में कुछ ध्यान देना ही नहीं है, यही 3 निगमन देख लेने हैं बस, मतलब 3, 4 और 6 क्वेश्चन देख लेना है। इसके अलावा देख लेंगे तो और अच्छी बात है, अदरवाइज सीधे आपको जहां से क्वेश्चन बन रहा है वहां क्वेश्चन बनता है 5 चैप्टर से, और ये 5 चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी तथा खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, 2 टाइप के दूरदर्शी होते हैं, इनका फुल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम सारा कुछ तैयार कर लेना है, थ्योरेटिकल पूछ लेता है, ये क्वेश्चन रहा। दूसरा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है, उसका फॉर्मूला याद कर लेना है, तथा इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये छोटा क्वेश्चन ही है लेकिन इसको तैयार कर लेना है। और अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लॉन्ग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 5, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर 5 करके बुक में दिया होगा, उसका नाम है प्रकाशिक यंत्र, उससे हमें लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जरूर तैयार कर लेने हैं, अक्सर एग्जाम में देता है। तो ये दूरदर्शी वाले चैप्टर का है, ये वाले चैप्टर का इस चैप्टर से ही है, और ये हमको इसके न्यूमेरिकल्स जरूर लगा लेने हैं। अगला जरा देखते हैं कि और 1 से लेकर के 5 चैप्टर्स तक में और ऐसी क्या चीजें हैं, इतने 8 क्वेश्चंस तो तैयार करने हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं टाइम बर्बाद करने से, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें केवल एक बार रीड करने की जरूरत होती है, यानी हम रीड किए रहेंगे एक बार तो एग्जाम में कुछ इधर उधर करके देता भी है तो हम वहाँ हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हालांकि इन क्वेश्चंस का आने का चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन मूड है एग्जामिनर का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए हमें क्या करना है, एक बार रीड जरूर किया रहना, ताकि वहाँ जब एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन मिले तो ये ना लगे कि यार इसको तो कभी 12th में हम कभी पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं, एक बार पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बना के लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं
पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं क्या है, हमको एक बार रीडिंग टाइप में कर लीजिएगा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्लास 10th में था, उसको आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा रीडिंग टाइप में रिवीजन टाइप में कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ये न्यूटन का फॉर्मूला, हालांकि हमेशा एक नंबर में ही पूछेगा, लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला आपको देख लेना है, ठीक है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए। अगला है 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक में आपको लो लेवल न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, छोटे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, बाकी परेशान नहीं होना है। अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र केवल याद कर लेना है, केवल फॉर्मूला क्या होता है याद कर लेना है, बाकी परेशान नहीं होना। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है, इनको पढ़ लेना है, और साथ ही साथ इनके निवारण कैसे करेंगे वही पढ़ लेना है, ये कभी कभी पूछ सकता है बाई चांस। तो फिलहाल ये जो मतलब इतनी चीजें रीड कर लेना है, और रीड में भी ये 2 क्वेश्चंस को खास तौर पर रीड कर लेना है, इनको भूलना नहीं, रीड कर लें, क्योंकि ये पूछ सकता है, तीसरा और छठवां। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीधे हो गया, इसमें चैप्टर 1 to 5 का काम खत्म हो गया। 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक में केवल इतने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, 8 क्वेश्चन तैयार करने हैं, और ये 6 क्वेश्चन को ऐसे रीड कर लेना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जरूर रीड कर लेना है, तीसरा और छठवां। अगला है, पहुंचते हैं चैप्टर 6 में, जिसका नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। एक्चुअली जो आपका सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चंस यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, या ये कह लें कि 5वें चैप्टर से, खगोलीय दूरदर्शी वाले चैप्टर से स्टार्ट होता है मेन सिलेबस, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, लेकिन फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो इस चैप्टर से है, इसलिए यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 6 से। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा अब क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर 6 में पढ़ना है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत नाम होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ना है हमको, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ना है, जो भी डायग्राम हो, थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो, जो भी हो सारा कुछ, और विथ डायग्राम्स। देखो डायग्राम्स कहना ना पड़े, कोई भी क्वेश्चंस लिखेंगे तो डायग्राम उसमें अगर है तो उसमें जरूर बनाना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं। और कैसे नंबर्स लाने हैं अच्छे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना है, इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, और कब आएगा और वक्त लग सकता है, लेकिन क्योंकि मेहनत करनी होती है वीडियो लाने से पहले, तो आपको तुरंत पता चल जाए इसके लिए वही तरीका है जो मैंने पहले बता चुका है, सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस किया रहेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ वीडियो सर ने डाल दिया। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, और वो है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी हाइगेंस, और हो गया, इस चैप्टर में इतना तैयारी करना है, चैप्टर खत्म, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब में टाइम मत लॉस करिए, बिना मतलब में टाइम बिल्कुल मत लॉस करिए। इस चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन तैयार करना है, उस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से। पहला, हाइगेंस को द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन, और हमेशा ये क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में पूछेगा, वेरी शॉर्ट में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या इन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर कैसे करेंगे, ये हमको पढ़ लेने हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, और ये यानी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, इन तीनों पार्ट्स को हमको तैयार कर लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर में फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप एक बार रीड जरूर किए रहिएगा। बाई चांस एक बार रीड किए रहेंगे तो कभी भी नया क्वेश्चन उस तरह का आता है तो फिर वो माइंड हमारा क्लिक कर जाता है, इतना माइंड हमारा होशियार होता है, और हम उसको कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड ही चीज़, या एग्जैक्ट भी हो सकता है, वो तो माइंड लेवल पर डिपेंड करता है कितने अच्छे से आपने रीड किया है, तो वहाँ पर हम लिख लिए। कभी कभी बाई चांस पूछा है कि तरंगाग्र क्या है,
हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड ही है तो तरंगाग्र ऐसे पूछ लेता है। बाकी मेन क्वेश्चन तो यही है 3। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इन्हीं को तैयार करना है। बाकी छोटी सी डेफिनेशन है 2 लाइन की, इसको देख लीजिएगा तरंगाग्र क्या है। इसके बाद सीधे आपको पहुंच जाना है चैप्टर 7 में, और चैप्टर 7 में केवल 3 क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। इसके अलावा बिल्कुल फोकस नहीं करना है, टाइम नहीं लॉस करना है, क्योंकि एग्जाम का समय है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, तो चैप्टर का नाम है ये व्यतिकरण, चैप्टर 7 है। सबसे पहले जान लेना कि व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, और सब संपोषी व विनाशी व्यतिकरण क्या है। 2 टाइप के प्रकार होते हैं, इनको पढ़ लेना है, डेफिनेशंस है, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में 2 पार्ट हैं। यंग का द्विक रेखा छिद्र या द्विक स्लिट प्रयोग, दोनों पूछे, यंग का द्विक स्लिट प्रयोग पूछे या फिर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग पूछे, बात एक ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके पूछता है, या तो फिर इसका हमको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं। अगला है जो बहुत पूछा है, और ये बीएससी में क्वेश्चन भी पूछता है। मुझे याद है जब मैंने बीएससी का एग्ज़ाम दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने इसका डेरिवेशन किया भी था, करके भी आया था एग्जाम में। ये क्या, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक W=d λ/d करके बुक में दिया होगा, उसको देख लीजिएगा। देख क्या मतलब, उसको तैयार कर लीजिएगा, तैयार करना है बस। 2 क्वेश्चन है जो कि यानी डेरिवेशन टाइप, अगर कहें कि लॉन्ग क्वेश्चन तो केवल एक क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करने लायक है, जिसमें 2 पार्ट हैं। एक ये यंग का द्विक स्लिट प्रयोग, फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है इसका, दूसरा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निगमन करना है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला व्यतिकरण क्या है, शर्तें क्या हैं, और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या है। और एक छोटा क्वेश्चन और तैयार कर लेना, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कभी कोई पूछता है कि कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत क्या है, तो कला संबद्ध स्रोत जानते रहेंगे, तो कला असंबद्ध तो अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, कई बार हिंदी के वर्ड ज़्यादा टफ लगा करते हैं। फिलहाल चलिए अगला देखिए। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ने, केवल 3 क्वेश्चंस, बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना। सीधे चैप्टर 8 में पहुंचिए। चैप्टर का नाम है विवर्तन, और पहला क्वेश्चन यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन यही पढ़ लेना है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। ठीक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन हो गया। और केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या है, केवल सूत्र याद कर लेना है, डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, यानी दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के, 2-2 लाइन की, 1-1 लाइन के। सिर्फ एक क्वेश्चन लॉन्ग तैयार करना है इस चैप्टर से, बाकी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके बाद भी परेशान होते रहे तो फिर इस चैनल का मतलब ही क्या हुआ एक्चुअली ना। तो इस चैनल का फिर मतलब ही क्या हुआ, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाया तो इसमें सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, वो है एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री या अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसके विषय में फुल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो सीधे 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और सीधे आगे बढ़ने जाने हैं। अगले चैप्टर में पहुंचते हैं, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बीएससी में जाएंगे तो ये सारे चैप्टर्स मिलते हैं, लेकिन डीपली वहां पर पढ़ना होता है। और एक बात और बता दूं, जिन लोगों को बीएससी करना होगा ना, तो वो लोग, उनके लिए फिर हिंदी का ऑप्शन खत्म हो जाता है वहां से। ऑप्शन तो रहता है, बुक्स मिल सकती हैं हिंदी में, बट टीचर्स हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, ना किसी डिग्री कॉलेज में, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में, वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो यूपी बोर्ड वालों को, हिंदी मीडियम वालों को शुरुआत में 2-4 महीने बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद भी हैबिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा था, तो ऐसे शुरुआत में 1-1.5-2 महीने लगभग दिक्कत हुई थी, उसके बाद हैबिचुअल हो जाता है, और हमें खुद भी इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में समझना अच्छा लगने लगता है। और इसीलिए बार बार कुछ ऐसे, क्योंकि हिंदी के बाद में जब आप पढ़ने लगेंगे, 3 साल इंग्लिश में पढ़ लेंगे ना, तो जब उसके बाद आप फिर कभी हिंदी पढ़ेंगे 3 साल बाद, तो आप जब हिंदी के वर्ड्स देखेंगे तो आपको हिंदी के वर्ड्स भारी भारी लगेगी कि यार इनसे बोलने से अच्छा तो चलो इंग्लिश जान लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, ऐसा लगने लगता है। तो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं कि इस चैप्टर 9 से प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन है,
जिससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला ये तो जान लेना है कि प्रकाश का ध्रुवण है क्या, पहला क्वेश्चन इसको जान लेना है, पूछ लेता है। दूसरा पढ़ लेना है समतल ध्रुवित प्रकाश व समतल अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है, यानी दोनों होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश और समतल अध्रुवित प्रकाश। तो बड़ा सिंपल आंसर है इसका, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ना है इसमें से, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी एक विधि का वर्णन करें। उसमें कई सारी विधियां दी होंगी, यानी पोलराइड के थ्रू, और इसके अलावा भी कई सारी विधियां हैं, जैसे निकोल प्रिज्म के द्वारा, या बहुत सारी विधियां उसमें 3-4 दी हुई हैं, आपकी बुक में दी होंगी। तो देख लीजिएगा, किसी एक विधि का जो आपको आसान लगे उसको देखे रहिएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है इस चैप्टर से वो है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोर पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर अभिलंबवत होती हैं। इसको प्रूफ करना है, ध्यान से देख करके ये प्रूफ कर लीजिएगा, अक्सर पूछ लेता है। फिर एक छोटा क्वेश्चन तैयार करना है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है। ब्रूस्टर लॉ दिया होगा बुक में, देखिएगा सर ने आपके बताया होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, वो क्या पूछता है कि व्हाट इज पोलराइड्स, व्हाट आर पोलराइड्स, पोलराइड्स क्या हैं, और इसके द्वारा कैसे पता लगाएं कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है बीएससी वगैरह में भी और इंटर में भी, कि व्हाट आर पोलराइड्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट लाइट इज पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड, यानी ध्रुवित है या अध्रुवित है, कैसे पता लगाएंगे। तो उसका पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है आपकी बुक में, पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ है, एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा रीड टाइप में कर लेना है, बाई चांस पूछ सकता है, बाकी जानकारी होना चाहिए इसको कि ध्रुवण कोण क्या है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से आपके ये एक पहली यूनिट समाप्त होती है, और इस पहली यूनिट में इतना ही तैयार करना है, और ये यूनिट आपको लगभग 13 नंबर दे के जाएगी। ठीक है, अगली यूनिट है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये 4 अंक प्रदान करेगी आपको। अगला है फिर परमाणु तथा नाभिक 6 अंक, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 8 अंक, और फिर संचार व्यवस्था 4 अंक। मेरी फेवरेट यूनिट जब मैं इंटर में पढ़ता था तो वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, 8 नंबर का है, और 8 नंबर से ज़्यादा भी पूछ सकता है, नहीं तो 8 नंबर तो पूछेगा ही इस इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और यूनिट से। बाकी मतलब इसमें इतनी श्योरिटी है इस यूनिट में कि इस यूनिट मतलब एग्जामिनर में दम ही नहीं है कि इस यूनिट को बिना छुए पेपर बना दे, उसमें क्षमता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, इतनी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। इसलिए इस यूनिट से हर साल क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है हमेशा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछता है, मतलब एक लॉन्ग तो फिक्स ही रहता है, साथ में छोटे क्वेश्चंस भी पूछता है, यानी वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एक है ये परमाणु तथा नाभिक, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह की व्याख्या की जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, फिक्स रहते हैं। और बाकी फर्स्ट यूनिट मैंने बता ही दिया है। विकिरण की द्वैत प्रकृति में क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा ही, तो अगला लेक्चर जो आएगा वो यूनिट 2 पर आएगा, और बस वही पता का लगाने के लिए मैंने बता ही दिया है। सब्सक्राइब किए रहेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और इन क्वेश्चंस को अभी से तैयार करते जाइए, अभी मतलब भर टाइम है एग्ज़ाम का, अन्यथा फिर पछताने के अलावा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ें और प्रिपरेशन दिल से करें। ठीक है।